ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग जो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग तक डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहली बात तो ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग फीचर्स और एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं अकाउंटिंग के वो देखा जाए। तो पहला है अकाउंटिंग का फीचर है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। मीन्स अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे? देखो, पहले तो समझते हैं कि आर्ट क्या होता है। आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्ट। आर्ट क्या है? हम किसी भी चीज़ को आर्ट कहते हैं जब वो एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट्स को पाने के लिए, ठीक है, पाने के लिए उस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुकिंग, ठीक है, कुकिंग आप करते हो तो उसमें कुछ आपकी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट होती है कि भाई मैं एक डिलीशियस डिश बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कुकिंग भी एक आर्ट है। पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, यहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्ट फिक्स होते हैं कि भाई मुझे एक पिक्चर बनानी है ना, मुझे एक पिक्चर बनानी है। तो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, उस टेक्निक का यूज़ करके मुझे क्या करना है। तो ये प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट हो गया आपका ड्राइंग के थ्रू एक पिक्चर बनाना, ठीक है। और ड्राइंग में जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो वो आर्ट हो गया। तो आर्ट क्या है? एक ऐसी टेक्निक जो कि प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट अचीव करने में आपकी हेल्प करता है, या जिसके थ्रू आप प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट अचीव करते हो। अब अकाउंटिंग कैसे आर्ट हुआ? अकाउंटिंग में भी हम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट अचीव करते हैं। कैसे? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, है ना। बिज़नेस का नेट प्रॉफिट कितना हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिज़नेस की, ये पता करना। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी बात, इसमें हम कौन से टेक्निक्स का यूज़ करते हैं? इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं एंड समराइजिंग करते हैं ट्रांजेक्शन्स का। यानी हम टेक्निक का यूज़ करके रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स का करते हैं, जिससे कि हमें नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल सके। ओके, तो अकाउंटिंग इस तरीके से क्या हो गया? आर्ट। अब देखते हैं कि साइंस कैसे है। साइंस क्या होता है? साइंस क्या होता है? देखिए, एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। कोई भी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कोई भी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जिसके कुछ अपने स्पेसिफाइड प्रिंसिपल होते हैं, जो कि किस पे बेस होते हैं? प्रिंसिपल्स पे बेस हैं। यानी कि ये जो नॉलेज है, जो जिस भी नॉलेज के बारे में आप पढ़ रहे हो, उसके कुछ अपने प्रिंसिपल्स हों, ओके, वो साइंस कहलाता है। ओके, जैसे कि भाई साइंस के अपने प्रिंसिपल होते हैं लाइक 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होने लगेगा, तो ये उसका एक अपना प्रिंसिपल है। ओके, और भी बहुत से प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी साइंस का एक प्रिंसिपल ही तो है। ओके, कि भाई कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, है ना। तो ऐसे ही अकाउंट्स के भी अपने प्रिंसिपल हैं, ठीक है। अकाउंट्स के भी अपने प्रिंसिपल हैं, जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग करते हैं। ओके, तो अकाउंट्स भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कि अपने स्पेसिफाइड प्रिंसिपल हैं। ओके, और इन सारे प्रिंसिपल्स को और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे भी, ठीक है। जितने भी स्पेसिफाइड प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इन सबको हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो अकाउंट्स के भी अपने स्पेसिफाइड प्रिंसिपल हैं, ओके, और इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ही आपको अकाउंटिंग नोट करना है, अकाउंटिंग करनी है। ओके, तो इस तरीके से अकाउंट क्या हुआ? अकाउंटिंग क्या हुई? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। यानी अकाउंट एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। यानी कि अकाउंट में आर्ट के भी फीचर्स पाए जाते हैं और साइंस के भी फीचर्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। देखो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसको कि मनी में मेज़र किया जा सके। ओके, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब है ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको कि मनी में मेज़र किया जा सके। ओके, लाइक गुड्स परचेज़ किया आपने, सेल्स किया, किसी को सैलरी दिया, तो ये सारी चीज़ों को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं कि कितना रुपया या कितना अमाउंट हमने पेमेंट किया, या कितना अमाउंट पेमेंट रिसीव किया, या कितना अमाउंट पेमेंट रिसीव करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अमाउंट में मेज़र कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं।
ठीक है, जो कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। ओके, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को नोट किया जाता है। बट हमारे बिज़नेस में जब हम बिज़नेस चलाते हैं तो बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन या बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस पे असर तो डालते हैं, बट वो फाइनेंशियल नेचर के नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप बिज़नेस चला रहे हो और आपका एक बहुत अच्छा मैनेजर है और वो मैनेजर आपके यहाँ से काम छोड़ करके चला गया, तो ये जो इवेंट है आपके बिज़नेस पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालेगा, बिल्कुल डालेगा ही। बट इसका रिकॉर्डिंग आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कितने अमाउंट का असर डालेगा या इसके जाने से तुम्हें कितने अमाउंट का लॉस हुआ, ठीक है, कितने अमाउंट का लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, यानी कि फाइनेंशियल नेचर का ये इवेंट नहीं है। या फिर तुम्हारे बिज़नेस में जो वर्कर हैं और जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वर्कर और मैनेजर्स में मान लीजिए कुछ बहस चल रही है, स्ट्राइक हो गया, ठीक है, ओके, कुछ स्ट्राइक हो गया, कुछ क्वेरल चल रहा है, बहस वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम लोग अकाउंट्स में नोट नहीं करते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में नोट नहीं करते हैं। हम नोट क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, यानी कि ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। ओके, चले अब अगला देखते हैं, तीसरा फीचर, रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। दूसरी बार फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो, मनी में मेजरेबल हो और उसको मनी में ही लिखते हैं, मनी में ही लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मनी में लिखने का मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने 200 चेयर खरीदे, ठीक है, 200 चेयर खरीदे और एक चेयर और 200 चेयर खरीदे और 10 टेबल खरीदा। चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, 200 चेयर और 10 टेबल खरीदा और एक चेयर की वैल्यू जो है, मान लीजिए एक चेयर की वैल्यू 100 रुपये और टेबल की वैल्यू 200 रुपये है, ठीक है। तो जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम रिकॉर्ड में 200 चेयर या 10 टेबल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे इन चेयर्स और टेबल्स की वैल्यू। ओके, यानी हम मनी के टर्म में नोट करेंगे, यानी नंबर ऑफ़ आइटम के टर्म में नोट नहीं करेंगे। और जैसे कि इसमें लैंड का भी दिखाया कि भाई आप एक ज़मीन जो है आपकी, मान लीजिए एक ज़मीन है, तो उस ज़मीन की मेज़र हम मनी में लिखेंगे। मनी में लिखने का मतलब कि वो ज़मीन कितने की है, आपकी बिल्डिंग जो है वो कितने की है, हम उसको लिखेंगे, ना कि 2000 मीटर की ज़मीन है तो ये लिखा जाए, कि 5 ट्रक आपके पास है तो ये लिखा जाए। ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। आपको क्या लिखनी है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ इन सारी चीज़ों की मनी में वैल्यू लिखनी है। जो भी चीज़ का नोट कर, जिस भी चीज़ को नोट करना है आपको, जिस भी ट्रांजेक्शन को नोट करना है या जिस भी आइटम को नोट करना है, वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ मनी में मेज़र करके लिखना है, उसको नंबर ऑफ़ आइटम में नहीं लिखना है। ओके, तो ये हो गया रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी में दिया हुआ है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी में, तो इसको जो अभी मैं आगे समझाऊंगा। पहले अभी हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैं, जो हमारा अगला जो लास्ट में पॉइंट आएगा एक, ये अकाउंटिंग साइकिल, इसमें समझाऊंगा। ओके, कि क्या चीज़ है ये। देखिए अब जो है हमारा क्लासीफाइंग। अब देखो क्या है कि पहली बात तो रिकॉर्ड कर लिया। अभी हमने जो ऊपर से 1 2 3 में पढ़ा, उसमें सेकंड और थर्ड वाला क्या पढ़ा? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उसके बाद रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि ये रिकॉर्डिंग से रिलेटेड हमने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। उसके बाद क्या करते हैं? डिफिनीशन में था रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो दूसरा काम हम लोग जो करेंगे रिकॉर्डिंग के बाद, वो करेंगे क्लासीफाइंग करना। ओके, यानी जब हम सारे इवेंट को, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उनको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। और रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? तो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग या तो जर्नल में या तो सब्सिडरी बुक्स में। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि जब भी हमारे यहाँ हम बिज़नेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो अगर हमारी छोटा बिज़नेस है, अगर हमारा स्मॉल बिज़नेस है, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर हम जो है उसे सीधे जर्नल में नोट कर सकते हैं, ठीक है, जर्नल की बुक में नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा है, उसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर हमें उसके लिए सब्सिडरी बुक्स रखना पड़ेगा। सब्सिडरी बुक्स जिसमें कि आपको अलग अलग बुक्स रखना पड़ेगा, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, यानी सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। यानी कि हर एक जो है ट्रांजेक्शन, हर एक सेपरेट टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए अलग तरीके की बुक रखनी पड़ेगी। ओके, तो पहला तो ये रिकॉर्डिंग का काम हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे? ओके, हम लोग अपना अगला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या है? क्लासीफाइंग।
तो जब हम लोग ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड कर लेते हैं, सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर लेते हैं, या तो जर्नल बुक में या फिर सब्सिडरी बुक में, ठीक है, जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया या फिर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, चाहे वो जर्नल में किया हो या फिर सब्सिडरी बुक में किया हो, उसको क्या करते हैं, आगे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब ये होता है कि जितने वन नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, वन नेचर के ट्रांजेक्शन कहने का मतलब एक तरह के ट्रांजेक्शन जो हैं, जैसे कि परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब साल में एक बार तो परचेज किया नहीं होगा, साल में हम लोगों ने एक बार तो परचेस किया नहीं होगा, साल में आई थिंक सैकड़ों बार परचेस किया होगा, सैकड़ों बार सेल्स किया होगा। तो परचेज से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन हैं उनके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोलेंगे, परचेज अकाउंट। सेल्स से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन हैं उनके लिए एक अलग अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट। जितने बार हमने वेजेस पेमेंट किया है उसके लिए उतने बार हमने ट्रांजेक्शन किया होगा, तो उसके लिए यानी वेजेस के लिए एक अलग अकाउंट खोलेंगे, और उन सारे ट्रांजेक्शन्स को जो कि वेजेस से रिलेटेड है उसको वेजेस अकाउंट में दिखा देंगे। कहने का मतलब ये है कि एक नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनके लिए सेपरेट अकाउंट खोला जाएगा, और उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितनी बार भी हम लोगों ने किया है उसको उस अकाउंट में दिखाया जाएगा, ठीक है, एक अलग अकाउंट खोल के उसमें दिखाया जाएगा। तो और ये जो अकाउंट हम लोग खोलते हैं उसके लिए एक अलग बुक रखते हैं, उस बुक का नाम है लेजर, ओके। तो उसका नाम है लेजर, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे एक अलग लेसन में, ठीक है, न्यूमेरिकल का लेसन है, इसको हम लोग देखेंगे आगे। तो क्या करना है, जो भी चीज़ें हमने जनरल में रिकॉर्ड किया उसको हम आगे क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब एक नेचर के जो ट्रांजेक्शन है उनको एक साथ ग्रुप कर देते हैं, उनकी एक साथ ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है। यानी परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन साल भर में हम लोगों ने किया उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खोल लेंगे, और इसी अकाउंट में हम लोग परचेज अकाउंट में उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और सेल्स से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन हैं उन सबको एक अलग से सेल्स अकाउंट खोल लिया और उसी में नोट कर देंगे। इस तरीके से जितने भी नेचर के ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, कहने का मतलब परचेज हो गया, सेल्स हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी देना हो गया, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो गया, कमीशन से रिलेटेड हो गया, इवन जो पर्सन से हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, पर्सन से ट्रांजेक्शन कहने का मतलब जैसे कभी राम से ट्रांजेक्शन करेंगे, कभी श्याम से करेंगे, कभी मोहन से करेंगे, कभी किसी अदर पर्सन से करेंगे, तो हर पर्सन का अलग अलग अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। यानी सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, हर पर्सन के लिए अलग अकाउंट खोला जाएगा, चाहे वो आपका कस्टमर हो या फिर सप्लायर हो, ओके। और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनको उसी अकाउंट में नोट किया जाएगा। अब ऐसा करते क्यों हैं भाई, ऐसा करने से हमें उस अकाउंट का बैलेंस पता चलता है। बैलेंस का मतलब कि उसे कितना देना है या कितना लेना है, या फिर उसका कितना बैलेंस आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या पता चलता है, बैलेंस पता चलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लासीफाइंग करना। तो अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। आफ्टर द रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्डिंग करने के बाद हमारा अगला काम होता है क्लासीफाइंग करना, जो कि हम लेजर अकाउंट्स में करते हैं। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट आते हैं समराइजिंग। ओके, तो समराइजिंग क्या चीज़ है? समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to management and other users of such data। यानी समराइजिंग एक जो है प्रेजेंटेशन की एक टेक्निक है, प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, जिसमें हम क्लासिफाइड डाटा का जो बैलेंस आया है, यानी कि लेजर के जो बैलेंस आए हुए हैं उसको एक जगह पे दिखाते हैं। जब हम लेजर अकाउंट खोलते हैं ना, तो लेजर अकाउंट में हम बहुत सारे अकाउंट खोलते हैं और सारे अकाउंट को अलग अलग पेजेस पे दिखाते हैं, जिससे कि हमारा जो लेजर अकाउंट है वो बल्कि हो जाता है, ठीक है। बल्कि यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब हमें मान लो राम का अकाउंट खोजना है, तो उसके लिए हमको लेजर अकाउंट को का पेज पलटना पड़ेगा, उसमें राम का बैलेंस खोजना पड़ेगा। मोहन का पता करना है तो मोहन का खोजना पड़ेगा। परचेज़ का पता करना है तो परचेज़ का खोज करके निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या है कि जो भी बैलेंसेज अकाउंट के हैं, ये सारे अकाउंट्स के जो लेजर में बनाए गए हैं उनका जो बैलेंस है उनको एक जगह नोट कर लिया जाए, और जब भी ज़रूरत होगी हम उसी में से उसको देख लेंगे, उसका बैलेंस जहाँ पे एक जगह नोट होगा। तो उसका बैलेंस जो है, यानी कि लेजर के बैलेंस को हम लोग एक जगह नोट करते हैं। जो काम हम लोग करते हैं समराइजिंग में, देखो वर्ड बनाया समरी से, यानी लेजर की समरी एक तरीके से इसमें बनाई जाती है, ठीक है। लेजर की समरी इसमें तैयार की जाती है, और इसके लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके,
इसके लिए जो है हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, इसके लिए हम लोग एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और इस ट्रायल बैलेंस में जो है हम लोग क्लासिफाइड अकाउंट्स के जो भी अकाउंट हमने क्लासिफाइड कर रखे हैं उन सब का बैलेंस नोट करते हैं, जिससे कि हमारा सारा बैलेंस एक ही जगह मिल जाता है हमें, जिसका यूज़ करके, यानी कि जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो फिर अगला प्रोसेस अकाउंटिंग साइकिल का आता है। अकाउंटिंग साइकिल का अगला प्रोसेस जो होता है, अकाउंटिंग में जो अगला काम करना होता है वो होता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए भी हमको इन्हीं का बैलेंस चाहिए होता है, क्लासिफाइड अकाउंट का। तो अब जब हम इसका बैलेंस नोट कर चुके हैं समराइजिंग करके, यानी ट्रायल बैलेंस में जब नोट कर चुके हैं, तो ये बनाने में हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमको इसको बनाने के लिए, यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सारा बैलेंस एक जगह ही मिल जाएगा। समरी क्योंकि हमने तैयार कर लिया है ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया है। तो क्लासिफाइड करने के बाद हमारा अगला प्रोसेस क्या होता है, समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं हम लोग, जितना भी क्लासिफिकेशन हमने किया है यहाँ पे उन सब का, सारे अकाउंट्स का जो बैलेंस आया होगा उस बैलेंस को हम लोग नोट करते हैं। कहाँ नोट करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में नोट करते हैं। क्या है ट्रायल बैलेंस, उसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे। उसका अलग से एक चैप्टर है न्यूमेरिकल का, ट्रायल बैलेंस का, वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और फिर उसके आगे हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं नेट प्रॉफिट जानने के लिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो सीधा सा अभी फ़िलहाल समझने के लिए ये जान लो, ठीक है, कि ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से अभी बहुत से खर्चे माइनस करने हैं। और नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट है जो कि आपको उस साल में हुआ है। ठीक है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि अभी और खर्चे इसमें से माइनस करना है जो कि अभी आपने माइनस नहीं किए हैं। नेट प्रॉफिट यानी कि आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए हैं। ठीक है, फिलहाल समझने के लिए बस इतना दिमाग में रखो। अभी हम ये सब चीज़ें आगे लेसन्स में डिस्कस करेंगे, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट जब हम लोग बनाना शुरू करेंगे तब। और ये बहुत जो है लास्ट का लेसन है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ओके, तो हमने क्या किया भाई, क्लासीफाई कर लिया और उसको समराइज़ कर लिया। समरी कहाँ तैयार किया, ट्रायल बैलेंस में तैयार किया। किस लिए तैयार किया ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का यूज़ करके ही हमको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हमको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है और पीएल अकाउंट के थ्रू हमें जो है नेट प्रॉफिट पता चलता है। और हाँ, बैलेंस शीट भी हम बनाते हैं इसी के थ्रू। बैलेंस शीट के थ्रू हमें जो है फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। क्या दिखाते हैं बैलेंस शीट में भाई, बैलेंस शीट क्या चीज़ है, तो बैलेंस शीट में हम अपने बिज़नेस के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं कि हमारे बिज़नेस की कितनी प्रॉपर्टीज़ है, हमारे बिज़नेस में कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है, किसको किसको कितना पेमेंट करना है। ओके, यही हमारी लाइबिलिटी होती है। तो बैलेंस शीट में हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समराइजिंग। और यहाँ तक का जो प्रोसेस है समराइजिंग तक का, या इसके आगे का जो प्रोसेस होगा ट्रेडिंग पीएल बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये सारा प्रोसेस यानी कि द प्रोसेस ऑफ क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग आर ऑल्सो टर्म्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग साइकिल। इसी को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है, जो कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके बिज़नेस में कोई ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, जैसे कोई लेन देन आप करेंगे। ट्रांजेक्शन का मतलब आप परचेज़ कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो, किसी को सैलरी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब इस ट्रांजेक्शन को आप क्या करोगे, उसके बाद उसको तुरंत रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे जर्नल में। रिकॉर्डिंग उसकी होगी, कहाँ होगी, जर्नल में। अगर आपका छोटा बिजनेस है जहाँ पे आप जो है दिन भर में 10, 20, 50 ट्रांजेक्शन करते हो तो आप जर्नल में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका बड़ा बिजनेस है और आप दिन भर में सैकड़ों, 200, 300 ट्रांजेक्शन करते हो तो जर्नल में उसको रिकॉर्ड करना सही नहीं होता है। क्योंकि जब हम एक ही बुक रखेंगे रिकॉर्डिंग के लिए, एक ही बुक रखेंगे जर्नल, तो उस बुक में बहुत ज़्यादा वो बल्की हो जाएगा। बल्की होने का मतलब बहुत ज़्यादा वो उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या सही रहेगा कि अगर हमारा बिज़नेस बड़ा है जहाँ हम हज़ारों ट्रांजेक्शन दिन भर में कर रहे हैं या सैकड़ों ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो हम अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक बना लें, ये ज़्यादा बेटर होगा। तो उसके लिए हम लोग सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। ठीक है, या तो जर्नल रखोगे या तो ये सब्सिडरी बुक्स रखोगे। सब्सिडरी बुक्स को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। हालांकि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम लोग इन सब्सिडरी बुक्स को भी कहते हैं और जर्नल को भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले एंट्री या सबसे पहले रिकॉर्डिंग इसी से शुरू होती है, जर्नल से या सब्सिडरी बुक से। अगर छोटा बिजनेस है जहां आप जर्नल रखते हो तो जर्नल से, नहीं तो फिर जो है सब्सिडरी बुक से। अब ये सब्सिडरी बुक का है, इसका अलग से एक लेसन है। फिलहाल आप सबके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान जाओ
कैश बुक क्या चीज़ है? जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हो। कैश ट्रांजेक्शन कहने का मतलब कैश में कोई भी काम किया आपने, कैश में किसी को वेजेस दिया, कैश में किसी को सैलरी दिया, कैश में किसी को जो है पेमेंट किया, कैश में किसी से पेमेंट रिसीव किया, ठीक है, कैश परचेज़ किया, कैश सेल्स किया, कुछ भी, वो सारा कुछ कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। इवन कैश में अगर आपने मशीनरी खरीदी है, कैश में अगर आपने मशीनरी खरीदी है वो भी कैश बुक में ही रिकॉर्ड होगी। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज हम लोग परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट परचेज का मतलब उधार में जब भी आप सामान खरीदेंगे वो परचेज बुक में जाएगा, उधार में जब भी सामान बेचेंगे तो वो सेल्स बुक में जाएगा। अगर आपने सामान बेचा है और सामान आपने खरीदा है और वो सामान आप वापस करने जा रहे हो तो उसको परचेज रिटर्न बुक में। इसी का उल्टा सेल्स रिटर्न बुक, यानी कि अगर आपने सामान बेचा है और वो सामान आपके पास वापस आ गया तो उसका रिकॉर्डिंग आप सेल्स रिटर्न बुक में करोगे। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल बुक क्या चीज़ है भाई? जब आप सामान उधार में बेचते हैं, जब आप सामान उधार में बेचते हैं तो एक बिल लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है, बिल लिख देते हैं। अब वो बिल लिखोगे, वो बिल अगर आप लिख रहे हो, बिल आप लिख रहे हो कहने का मतलब आपने सामान बेचा, ठीक है, तो सामान बेचा तो उस सामान का पैसा आपको मिलेगा, ठीक है, तो सामान का पैसा मिलेगा, यानी कि जो बिल आपने लिखा है उस सामान के बदले में उसका भी पैसा आपको मिलेगा, तो वही बिल आपके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है, वही बिल आपके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा। और जिसने आपसे सामान खरीदा है उस बिल का पैसा वो आपको पेमेंट करेगा, तो वही बिल उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि जब हम एक बिजनेसमैन सामान बेचता है तो कभी कभी एक बिल लिख देता है, ठीक है, उधार सामान बेचता है तो एक बिल लिख देता है कि इतने दिनों बाद आप हमको पेमेंट कर दीजिएगा, तो उसके लिए एक अलग बुक हम लोग बिल्स रिसीवेबल बुक बना लेते हैं। और बिल्स पेबल बुक वो बिल्स जो कि जिसका पेमेंट हमें करना है, सीधी सी बात ये है, जिसका पेमेंट हमें रिसीव करना है जिन बिल्स का, वो बिल रिसीवेबल है, और जिन बिल्स का पेमेंट हम करेंगे वो बिल्स पेबल है। इन दोनों के लिए अलग बुक रख लेते हैं। और जर्नल प्रॉपर, यानी वो सारे ट्रांजेक्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक में नहीं आए हैं, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स में नहीं आए हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन कहाँ चले जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर एक जर्नल एंट्री की तरह से ही बुक होती है जिसमें कि हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, जो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ से लेके 7 तक छूटे हुए हैं उसको यहाँ नोट करते हैं। अब इसका एग्जांपल भी सुनी लो क्या चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए आपने उधार में मशीनरी खरीदी, ठीक है, उधार में मशीनरी खरीदा, इसका रिकॉर्ड कहाँ करेंगे हम? क्योंकि परचेज बुक में हम सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज लिखते हैं, और परचेज का मतलब होता है कि आप गुड्स परचेज खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, तो और गुड्स का मतलब ये होता है वो सामान जिसका बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है, आपने स्टेशनरी सामान खरीदा, ठीक है, आपने स्टेशनरी खरीदा तो वो आपके लिए परचेज कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है और आपने जो है एक प्रिंटर खरीदा या एक टेबल खरीदा, एक चेयर खरीदा, वो आपके लिए परचेज नहीं कहलाएगा, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपका एसेट्स है, ठीक है। तो वो एसेट्स खरीदना जो है, एसेट्स खरीदना, और वो भी क्रेडिट में, अगर कैश में खरीदते तब तो कैश बुक में चला जाता, कैश ट्रांजेक्शन हो जाता। लेकिन अगर आपने कैश में नहीं खरीदा, अगर कोई भी एसेट्स आपने कैश में नहीं खरीदा, आपने उधार में खरीदा, ओके, तो वो उसकी आप जर्नल एंट्री करते हो जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि वो ना ही कैश बुक में जाएगा क्योंकि कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, ना ही परचेज बुक में जाएगा क्योंकि परचेज में सिर्फ और सिर्फ गुड्स परचेज को एंट्री करते हैं। परचेज बुक और सेल्स बुक, बोथ बुक्स आर रिलेटेड टू गुड्स का मतलब है रिलेटेड टू गुड्स, और गुड्स का मतलब होता है वो सामान जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे एक स्टेशनरी शॉप के लिए पेन, कॉपी, पेंसिल जो है गुड्स कहलाएगा, ठीक है। और एक पेंट के बिजनेसमैन के लिए जो पेंट है, जो ब्रश है, वो उसका गुड्स कहलाएगा। एक राइस मिल के लिए चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ उसका गुड्स कहलाएगा, ठीक है। तो उसके गुड्स कहलाएंगे ये। आगे चलें, जब हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं उन सबका सेपरेट, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो ये लेजर में जो सारे अकाउंट बनाए हैं उसका बैलेंस आ जाएगा, उस बैलेंस को आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं और एक जगह सारा कुछ रिकॉर्ड करते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस में जो सारे बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किए हैं उन बैलेंसेस का यूज़ करके हम लोग ट्रेडिंग PL यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग के थ्रू हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हमको जो है नेट प्रॉफिट पता चलेगा, और बैलेंस शीट के थ्रू हमें जो है फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा।
तो ये जो एक साइकिल चल रही है ना, कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन हुआ, फिर जर्नल में रिकॉर्ड किया गया, या फिर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड किया गया ये, या फिर उसके बाद लेजर में ट्रांसफ़र किया गया, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया गया, फिर ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हुआ, फिर वापस से ट्रांजेक्शन हुआ, और ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरा साल चलता रहता है। हर बार आपका ट्रांजेक्शन होता है, हर बार आप ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, लेजर में ट्रांसफ़र करते हो, फिर लास्ट में जो है साल के लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और साल के लास्ट में ये भी बनाते हो। फिर अगला साल शुरू हो जाता है, फिर से वही सारा काम शुरू हो जाता है, वही सारा काम चलने लगता है। तो अब ये सारा काम हमेशा चलता रहता है, इसीलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर आप लोग के पास है ही भाई, कॉल कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसके सिर्फ 2 फीचर्स और हैं, इसको हम लोग ख़त्म करते हैं जल्दी से भाई। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो इसके थ्रू रिजल्ट निकलता है। ट्रेडिंग पीएल के थ्रू नेट प्रॉफिट निकलता है, और बैलेंस शीट के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो ये जो रिज़ल्ट है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है यूज़र्स के थ्रू। जो भी यूज़र्स को अकाउंटिंग डाटा की ज़रूरत होती है, बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जिन भी यूज़र्स को, वो यूज़र्स इस रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी देखते हैं कि भाई जो नेट प्रॉफिट है वो सही है या नहीं है, या जो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है बिज़नेस की। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि क्या सही प्रॉफिट बिज़नेस कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है बिज़नेस का। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये सारा इन्फॉर्मेशन यूज़र्स जो हैं उनको इसी ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू मिल जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन करके। अब इसके यूज़र्स कौन कौन है, कुछ एग्जांपल दे रखा है, वो देख लेते हैं। लाइक प्रोप्राइटर यानी कि मालिक जो है, मालिक को तो जानना ही है कि भाई इस साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया या क्या लॉस हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा किया। मैनेजर को भी देखना है कि क्या मेरा मैनेजमेंट स्किल सही है या नहीं है, मैनेजमेंट सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो सब जानने के लिए हमको प्रॉफिट या लॉस पता करना होगा। बैंक को चाहिए कि जब अगर हमें लोन वगैरह चाहिए तो बैंक से ही लेना है, तो बैंक को भी हमें अपना अकाउंट दिखाना पड़ेगा। क्यों? बैंक भी चेक करेगा कि क्या जो ये बिज़नेस है वो अपना जो लाइबिलिटी है उसका सही तरीके से पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या मैं जो उसको लोन प्रोवाइड कराऊंगा वो मुझे प्रॉपर पेमेंट कर पाएगी, टाइम पे पेमेंट कर पाएगा या नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन बैंक को भी चाहिए आपसे। जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स का मतलब वो पर्सन जो आपसे बाद में पैसा मांगेंगे, यानी कि जिनसे आपने उधार लिया है, ठीक है। क्रेडिटर्स का मतलब है ऐसे पर्सन जिनसे आपने उधार लिया है। ओके, तो क्रेडिटर्स को चाहिए कि भाई क्या ये बिज़नेस मेरा पैसा टाइम पे वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपको दोबारा से उधार देने के लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए ना, कि क्या ये जो बिज़नेस है वो मेरा जो है पैसा टाइम पे वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब ये पता कैसे चलेगा इनको? जब ये अकाउंट देखेंगे और देखेंगे अकाउंट्स में कि ये बाकी सारे क्रेडिटर्स का, ये जो भी जहाँ से भी उधार लिया ये बिज़नेस लेता है उसको कितने देर में वापस कर देता है, ये सारी चीज़ें अकाउंट में आपने नोट किया होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन इनको वहाँ से मिल जाएगी। एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि प्रॉपर सैलरी वगैरह मिल रही है नहीं मिल रही है, बोनस वगैरह सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एट्सेट्रा। में आपका मान लीजिए टैक्स अथॉरिटी हो गई, जो टैक्स आपसे कलेक्ट करती है, जीएसटी अथॉरिटी जो है जीएसटी वगैरह जो आपसे कलेक्ट करना है, गवर्नमेंट हो गया, ये सारी यूज़र्स भी हैं, गवर्नमेंट भी आपका अकाउंट चेक करती है टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी यूज़र्स हैं वो यूज़र्स आपके रिज़ल्ट को इंटरप्रेट करते हैं, यानी इंटरप्रिटेशन करते हैं, यानी कि चेक करते हैं, और उसके थ्रू आपकी बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह जो है पता लगाते हैं। ये तो हो गया, अगला काम भी कह सकते हो उसको, या अगली फीचर या अगला कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया इसका। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेटिंग। अकाउंटिंग का काम ही है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। अकाउंटिंग का मेन फंक्शन ही है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना टू इट्स एंड यूज़र्स, जो इसके यूज़र्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो इस तरीके से अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग कम्युनिकेट करती है अपने यूज़र्स के साथ, जो इसके फाइनेंशियल डाटा के यूज़र्स होते हैं, जो इस फाइनेंशियल डाटा को यूज़ करके इंटरप्रेट करके कुछ रिज़ल्ट या कंक्लूज़न निकालना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो एक तरीके से ये कम्युनिकेटिंग का भी काम करती है। तो ये तो हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके।